दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से दाव्यान के YouTube चैनल में। हम लोग गांधी युग पढ़ रहे हैं और आज जो पढ़ेंगे वो गांधी का सबसे बड़ा आंदोलन और सबसे आखिरी आंदोलन होगा, भारत छोड़ो आंदोलन, जो हमारी देश की आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आइए देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का पृष्ठभूमि, शुरुआत होता कैसे है ये। क्रिप्स मिशन ये आता है 1942 में। आपको पता होगा कि 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध होता है और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुका था और लंदन पे इतना ज़्यादा जर्मनी ने बम बरसाया था कि वो बहुत कमज़ोर हो गया था और साथ साथ पूरे लंदन में मातम छाया हुआ था। ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ से 2-4 लोग शहीद नहीं हुए थे। मतलब बहुत ही बुरी स्थिति में था। हिटलर बमबारी किए जा रहा था कंटिन्यू, जिसके कारण ब्रिटेन कमज़ोर हो चुका था। अब ब्रिटेन जो है वो भारत से सहायता चाहता था, तो उसने एक मिशन भेजा जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। ये 1942 में भारत पहुंचता है और भारत के लोगों के सामने, यहाँ के जो लीडर थे उनके सामने एक प्रस्ताव रखा और कहा कि अगर भारत के लोग हमें सपोर्ट करते हैं, मतलब यहाँ के लीडर अगर सपोर्ट करते हैं, तो उन्हें जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होगा उसके बाद आपके लिए कुछ अच्छा सोचा जाएगा। इस बात को लेकर के गांधी जी गुस्सा हो गए हैं। कारण ये कि 1914 से 18 तक जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय भी इनको एक लालच दिया गया था कि आप जो है सैनिक को भर्ती कीजिए, बाद में हम भारत को आज़ाद कर देंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। आज़ादी के नाम पे हमें जलियांवाला बाग जैसा हत्याकांड देखने को मिला, रॉलेट टैक्स देखने को मिला, फिर बाद में असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था। तो क्रिप्स मिशन को गांधी जी पोस्ट डेटेड चेक कहा था। मतलब एक ऐसा चेक, आपको पता होगा पोस्ट डेटेड चेक होता क्या है, उसका वैलिडिटी क्या है, एक दिया हुआ है उसके बाद वो खत्म हो जाता है। गांधी जी से संबंधित अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ से एक पूछा जाता है कि पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह एक ऐसे बैंक का चेक है जो दिवालिया होने वाला है। तो क्रिप्स मिशन फेल्योर रहा, क्रिप्स मिशन को लोग यहाँ से भगा दिया। उसके बाद एक आंदोलन शुरू होता है जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को ये शुरू होता है। उससे पहले मुंबई के ग्वालिया टैंक, एक मैदान का नाम है, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में एक सभा आयोजित किया गया और गांधी जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। गांधी जी की बातों को सुनने के लिए पूरे भारत से लोग पहुंचते हैं मुंबई। ठीक है, वहां पे गांधी जी 70 मिनट का भाषण दिया था। 1 घंटा 10 मिनट वो भाषण देते हैं और उनका ये लोगों को ये समझाने का प्रयास किया कि ये हमारा आखिरी बार है, हम या तो आज़ादी लेंगे या गुलाम ही रहेंगे। मतलब या तो आप अभी आज़ादी मिलेगा, नहीं तो कभी नहीं आज़ादी मिलेगा। साथ ही साथ कॉलेज के स्टूडेंट और स्कूल के विद्यार्थियों को इन्होंने कहा कि आप कॉलेज और स्कूल आपको तब तक छोड़ना होगा जब तक कि हमारा देश आज़ाद नहीं हो जाता। और भारतीय जो सैनिक थे उनको कहा कि आप जब विद्रोह होगा, जब आंदोलन होगा, तो आप भारतीयों पर गोली नहीं चलाएंगे। और गांधी जी बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंसर थे, प्रभावित हो जाते थे लोग उनसे, और लोग बात मान भी लिए। अब इस बात का खबर लिन लिथिगो, जो उस समय वायसराय हुआ करता था भारत का, उसको पता चला और लिन लिथिगो विंस्टन चर्चिल को ये बात लेटर लिखता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। तो इसका रिप्लाई किया चर्चिल ने कि आप वहाँ पे संभालें गांधी को, क्योंकि अभी ये सिचुएशन है कि हम यहाँ से सैनिक नहीं भेज सकते हैं आपको, हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। लिन लिथिगो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि ऐसा करते हैं कि जितने भी बड़े लीडर हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाए। तो 8 अगस्त को शुरू होने वाला था और उसी रात, एक दिन पहले, मतलब 12 बजे रात को, रात में 0 आवर ऑपरेशन चलाया गया। 0 आवर ऑपरेशन चलाया गया और जितने भी बड़े लीडर थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। मतलब एक दिन पहले यह बताया जा रहा है कि 8 अगस्त को हम लोग आंदोलन शुरू कर रहे हैं और जितने भी बड़े लीडर थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। किसके द्वारा? लिन लिथिगो ने करवाया, क्योंकि अगर लीडर ही नहीं रहेगा तो लोग आंदोलन कैसे करेंगे। और गांधी जो थे, गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पुणे में पड़ता है आगा खां पैलेस। उसके बाद हम बात करें इनका, क्या नाम है, जयप्रकाश नारायण का, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। ऐसे बड़े बड़े लीडर जैसे राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर पटना जेल में रखा गया था। तो ऐसे बड़े बड़े लीडर को अरेस्ट कर लिया गया और नज़रबंद कर दिया गया।
अब लोग जब आंदोलन के लिए निकलते हैं तो लोगों ने देखा कि हमारे पास तो लीडर है ही नहीं, जितने बड़े लीडर जो भाषण दिए थे गांधी जी भी नहीं है, तो इनको भड़काने का काम अंग्रेज किया और अंग्रेज ने बताया कि आपको सिर्फ लाठी खाने के लिए आपका जो है लीडर छोड़ दिया है और कोई यहाँ पे बड़ा आंदोलन नहीं हो रहा है। और लोगों को लगने भी लगा कि हमारे जो लीडर है गांधी जी वो सिर्फ भड़का दिए हैं, बट वो आगे नहीं आ पा रहे हैं। उस समय एक महत्वपूर्ण नाम है जिसका नाम है उषा मेहता। उषा मेहता अंडरग्राउंड होकर के रेडियो पे प्रसारण किया करती थी और रेडियो के थ्रू ये बताया गया कि जितने भी बड़े लीडर हैं वो उनको अरेस्ट कर लिया गया है, तो आप लोग आंदोलन को कमजोर नहीं होने दें। और इस बात से लोग बहुत उत्साहित हुए और आंदोलन शुरू हो गया और आंदोलन धीरे धीरे बहुत बड़े लेवल पे होना शुरू हो गया। जितने भी गाँव थे वहाँ से एक लीडर, मतलब एक छोटे से क्षेत्र में एक बड़े लीडर को चुना गया और वो लीडर उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और ये अहिंसात्मक नहीं हिंसात्मक आंदोलन हो रहा था। उसी समय गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का, डू और डाई। मतलब इस समय अहिंसा को छोड़ करके हिंसा पे उतर आए हैं गांधी जी और लोग इस बात को मान भी लेते हैं। उसके बाद उषा मेहता है, एक है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को अरेस्ट नहीं किया गया क्योंकि इनको हल्के में ले लिया अंग्रेजों ने, और मदन मोहन मालवीय ने क्या किया, भड़काने का काम किया, मतलब आंदोलन को बहुत तेज किया। लोग, अंग्रेज को नहीं लगा था कि इतना जो है सो आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, और मदन मोहन मालवीय भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं यहाँ पे, जबकि बड़े लीडर है नहीं। अगर गांधी रहते तो रूपरेखा कुछ और होता, अगर जवाहरलाल नेहरू रहते तो रूपरेखा कुछ और होता। तो सारे बड़े लीडर को अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद अपने अगर पटना की बात करें, पटना की बात करें, यहाँ भी आंदोलन बहुत तेजी से हो रहा था और यहाँ पे जो स्टूडेंट थे, स्टूडेंट आंदोलन को पूरी रफ्तार में ला रहे थे और पूरा जोर लगा के आंदोलन को प्रोत्साहित कर रहे थे लोगों को। और यहाँ पे क्या हुआ, सचिवालय, आप लोग जानते होंगे पटना में है, सचिवालय के पास, मतलब अंग्रेज के जितने सैनिक थे उनको यहाँ से खदेड़ के सचिवालय पहुँचाया और सचिवालय पहुँच करके यहाँ के स्टूडेंट उसके छत पे चले जाते हैं, वहाँ का झंडा तोड़ करके हटा दिया और भारतीय झंडा वहाँ पे लहरा दिया। अब भारतीय झंडा लहराने के बाद जो है यहाँ का जो कलेक्टर हुआ करता था वो था आयर, और आयर ने गोलियां चलवा दी और उसमें 7 स्टूडेंट मारा गया, 7 स्टूडेंट शहीद हो जाते हैं। उसके बाद तो और ज़्यादा आंदोलन आगे बढ़ता है। मतलब ओवरऑल इस समय सिचुएशन ऐसा बन गया था कि अब तो भारत को छोड़ना पड़ेगा। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पीएम कौन थे, चर्चिल, और इलेक्शन होने वाला था ब्रिटेन में इलेक्शन होने वाला था। ऑपोजिशन में थी लेबर पार्टी, और लेबर पार्टी का जो ऑपोजिशन के नेता थे वो थे क्लीमेंट इटली। अब जब इलेक्शन होता है तो ऑपोजिशन वाले जो है खूब प्रचार प्रसार करते हैं, अब हमको जिताइए, आपको एरोप्लेन खरीद के दे देंगे, मतलब ऐसे ऐसे झूठे वादे किए जाते हैं। उस समय इटली जो है वो वादा किया कि अगर आप हमको जिताते हैं तो हम द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म, मतलब बंद कर देंगे, जिसके कारण जो है सो आप लोग को नुकसान नहीं होगा। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बंद के नाम पे वहाँ के लोग जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मर रहे थे, तो वहाँ के लोग जो है सपोर्ट करना शुरू किया इटली का। इटली ने एक बात और कही कि भारत को हम आज़ाद कर देंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो। अब क्लेमेंट इटली का बात सुन करके भारत के लोग भी इटली को प्रमोट करना शुरू करते हैं और इनका प्रचार प्रसार शुरू करते हैं, भारत के लोग भी, और क्लेमेंट इटली जीत भी जाता है। लेबर पार्टी की सरकार बनती है, द्वितीय विश्व युद्ध बंद हो जाता है इनके कारण। साथ ही साथ जो वादा किया था इटली उस समय तक समझ चुका था कि भारत में रहना, ऐसा नहीं था कि इटली बहुत ही अच्छा इंसान था, इटली समझ चुका था कि अब भारत में रहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जितना हमको वहाँ से पैसा नहीं आ रहा है उससे ज़्यादा हमको खर्च हो जा रहा है, तो ये नुकसान का सौदा था। और इटली सोचा कि अब भारत को आज़ाद कर देना चाहिए। आज़ाद करने के लिए फिर यहाँ पे संविधान निर्माण का प्रक्रिया शुरू होता है और आता है भारत में कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब, 1946 में आता है। क्यों आया था? भारत में संविधान सभा का निर्माण करेगा, संविधान का निर्माण करेगा और देश को हमको सौंप के जाएगा। संविधान निर्माण करने का जरूरत क्यों पड़ रहा था? क्योंकि हमारा सिस्टम चलेगा कैसे, ये तो संविधान के थ्रू ही चलता है ना। तो उस संविधान का निर्माण कराने के लिए मीटिंग रखा गया
और मीटिंग यहाँ पे भारत पे रखा गया। प्रत्येक 10 लाख लोग में एक रिप्रेजेंटेटिव होते थे। 389 लोग जो है सो जाके मीटिंग में बैठते हैं। वहाँ पे प्रथम अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, उसके बाद उनको अस्थायी अध्यक्ष बोला जाता है और अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ये सारी बातें हम लोग करेंगे पॉलिटी के क्लास में। आज हम लोग पढ़ रहे थे असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन में जितना हम बोले हैं वो सब फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम ज़्यादा लिखे नहीं हैं, आप अगर 1-2 बार वीडियो देखेंगे याद हो जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। आज भर इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।